सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो प्रीवियस जो है वीडियो में हमने आर्टिकल 33 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 34 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, आर्टिकल 34 जो है हमारे हिंदुस्तान के संविधान का, ये रोकता है या रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। कब? ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मीन आर्म आर्मी रूल जब हो जाता है ना किसी एरिया में, ठीक है। जब जो है बेसिक जो सिविल रूल है, जैसे वोट देके किसी एमएलए को हमने वोट दिया, वो रूल कर रहा है एक एरिया में, ठीक है, वो लेजिस्लेट कर रहा है, या फिर ठीक है, तो उसकी जगह जो है मार्शल लॉ अलग कर दिया जाता है। ड्यू टू वेरियस डिस्टर्बेंसेज हो सकते हैं, नक्सलाइट हो सकता है, कोई और कारण भी हो सकता है, जो है पीस अगर हो सकता है, कोई आर्म रेबेलियन हो सकता है, तो अलोइंग पार्लियामेंट टू इंडेफिनेटली एक्शन टेकन फॉर द रिस्टोरेशन। मतलब एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या है। एग्जैक्ट टेक्स्ट इसका है, नाउ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोर गोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, पार्लियामेंट में बाई लॉ indemnity any person in the service of union or state or any other person in respect of any act done in him in connection with the maintenance or restoration of the order in any area within the territory of India where martial law was enforced, or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeit order or other act done under martial law in such area। मैं समझाता हूँ क्या है। देखो, जब किसी एरियाज में जो है मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया जाता है, तो आर्मी रूल लगा लिया जाता है पब्लिक ऑर्डर को शायद मेंटेन करने के लिए, स्वर्गनिटी इंटीग्रिटी के लिए किसी पार्ट के। फॉर एग्जांपल मणिपुर में लगा दिया मार्शल लॉ, ठीक है, डिफरेंट है प्रेसिडेंट रूल से। अब इस एरिया में जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं होगी ना, ठीक है। आपको राइट टू जो है एसोसिएशन या गैदरिंग जो करते हो आप, है ना, स्ट्राइक करने के लिए या हड़ताल करने के लिए, वो तो नहीं मिलेगी ना, फंडामेंटल राइट। तो पर्पस और स्कोप क्या है? इट प्रोवाइड एक लीगल प्रोटेक्शन देता है यूनियन और स्टेट के ऑफिशियल्स को या दूसरों को एक्ट फॉर एक्ट्स अंडर जो है मार्शल लॉ। ये लिमिटेड टू मतलब मेंटेनेंस करने के लिए, जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए, जो अफेक्टेड एरिया है, चाहे वो नक्सल से अफेक्टेड हैं, चाहे वो भूख हड़ताल कोई और टाइप की जो वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं उनसे अफेक्टेड एरिया, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा के उन लोगों को कंट्रोल किया जाएगा। थोज हु वेर इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस और एनीथिंग। तो मार्शल लॉ जो है वो जितने भी ऑर्डिनरी लॉज हैं, है ना, ऑर्डिनरी लॉज हैं, उनको सस्पेंड कर देता है और कोर्ट्स को टेम्परेरी सस्पेंड कर देता है फॉर वॉर, एग्रेशन या रेबेलियन। तो सारी मिलिट्री जो है, वास्टिंग मिलिट्री विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मिलिट्री को पावर मिल जाती है ऑल दी सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज जो है कुछ टाइम के लिए जो है वो क्या हो जाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, एक वॉर लाइक सिचुएशन जब हो जाती है। लेकिन जो है बट इट डज नॉट ऑटोमेटिकली, हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड नहीं किया जाता, समझते हो ना। हेबियस कॉर्पस एक रिट है, इट्स अ रिट। आर्टिकल जो है 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, आर्टिकल 226 के अंदर जो है हाई कोर्ट को पावर दी गई है टू इशू रिट्स। ये रिट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ये जो इशू की जाती हैं फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट इशू करती है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, या उनको रिस्टोर करने के लिए। हेबियस कॉर्पस होता है लिटरली टू प्रोवाइड बॉडी, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस को छोड़ के बट डजंट ऑटोमेटिकली नहीं की जा सकती, बट थ्रू ए लॉ हैबियस कॉर्पस को भी जो है सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये मार्शल लॉज के टाइम पे होता है, जब ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स को भी करता है, तब मिलिट्री रूल चल रहा होता है। अच्छा, कुछ की जुडिशियल अगर नोट्स देखें तो इन एडीएम जबलपुर वर्सेस जो है शिवकांत शुक्ला जो 1976 का, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मार्शल लॉ जो है इन्वॉल्व करता है मिलिट्री टेक ओवर अंडर आर्टिकल, आउटसाइड आर्टिकल जो 359 क्लॉज 1 है उसके बाहर है ये, ठीक है। मिलिट्री टेक ओवर इमरजेंसी प्रोविजंस जो है उससे बाहर है। कोई अमेंडमेंट, नो अमेंडमेंट वेर मेड ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, इट बैलेंस इमरजेंसी पावर विद प्रो फैक्टो वैलिडेशन। देखो सिचुएशन अराइज हो सकती इन एरिया, देखो टू ट्राइबल जो है, फॉर एग्जाम्पल टू ट्राइबल जो है पीपल आर फाइटिंग, ठीक है, और मास लेवल पे जो है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। अब जो सिविल फोर्सेज है, जैसे पुलिस है ना, जो जो किसके हाथ में है, लेजिस्लेचर के हाथ में है, स्टेट, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो सेंटर क्या है, सेंटर इशू करेगा कि सीआरपीएफ को लगाया जाए, ठीक है, और यहाँ पे मार्शल लॉ डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अ लैंड है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही, तो थ्रू मार्शल लॉज जो है इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। दो इन मार्शल लॉज जो है, जैसे आर्टिकल जो है ना आईपीसी की 144 लगता है, ठीक है, ताकि थ्रू मार्शल लॉज
थोड़ा और स्ट्रिक्ट होता है. आर्मी रूल्स वे डिफरेंट, लोट्स ऑफ थिंग हैपन्स, लोट ऑफ थिंग डोंट हैपन, देर आर वेरियस लॉज रिलेटेड टू दीज, वेरियस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, मार्शल लॉ के रिलेटेड भी हैं. नागालैंड में वेरियस बार लगा है, मणिपुर में वेरियस लगा. थ्रू एमरजेंसी प्रोविजंस अलग हैं. जैसे आर्टिकल 352 जो है, 356 जो है प्रेसिडेंट रूल, एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी, आर्म्ड रेबेलियन, वो चीज़ें अलग हैं. ठीक है, मार्शल लॉ इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ इन स्पेसिफिक स्टेट इट कैन बी डन. तो ये था आर्टिकल जो है 33, नहीं सॉरी 34 जो है, ये जो है ये क्या है, मार्शल लॉ के तहत. देखो 33 में जो था वो जो है ये मिलिट्री पर्सोनल्स या फिर रिलेटेड कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, उनको जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है उनके फंडामेंटल राइट्स को. 34 जो है वो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है उन एरियाज में जहां मार्शल लॉ जो है, लॉ ऑफ आर्मी लॉ जो है, मतलब वहाँ आर्मी टेक ओवर किया गया है उस एरिया का, बिकॉज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कंट्रोल कर पा रही. तो उस टाइम पे जो है मार्शल लॉ की वजह से फंडामेंटल राइट जो अफेक्ट होंगे. ठीक है, 33 और 34 में फ़र्क है. 33 जो है इंडिविजुअल लोगों पे लागू होता है, पीपल ऑफ मिलिट्री या और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है. 34 जो है एक एरिया पे जहां मार्शल लॉ आर्मी के द्वारा लगाया गया, मिलिट्री के द्वारा टेक ओवर किया गया है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का. ओके, इतना ही आज तक रखते ही आर्टिकल 34. आर्टिकल 35 के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू, गुड बाय.